अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एक अहम क्रोमोसोम इन डीएनए के चैप्टर में आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हेरिडिटी मटेरियल। डियर स्टूडेंट, 1920 से एक म्यांमा चला आ रहा था जो तकरीबन 30 साल के मुसाफत करने के बाद अपने इख्तिताम को अंजाम तक पहुंचा। वो म्यांमा, वो कंट्रोवर्शियल, वो कंट्रडिक्शन क्या था? तो जी, एक लफ्ज मैंने आपके सामने लिखा है, डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल उस मटेरियल को कहा जाता है जो कि कमिंग जनरेशन में अपने करेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने की सलाहियत रखने वाले मटेरियल को हम कहते हैं। ये मैंने आपके लिए, आपके आसानी के लिए ये चीज लिखी है, द मटेरियल विच ट्रांसमिट करेक्टर इनटू कमिंग जनरेशन। तो ये एक कंट्रोडक्शन था, कंट्रोवर्शियल बात थी। बहुत जमाने से 30 साल तक ये बात साइंसदानों के दरमियान, बायोलॉजिस्ट के दरमियान चली आ रही थी कि हेरिडिटी मटेरियल यानी करेक्टर को ट्रांसफर करने वाली मटेरियल प्रोटीन है कि डीएनए है। तो इस बात को आज इंशाअल्लाह मुख्तलिफ साइंटिस्ट अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए जो विद द फिजिक्स ऑफ टाइम उन्होंने किए, वो आपके साथ मैं इस मुख्तसर वीडियो में तकरीबन ऑलमोस्ट 10-12 मिनट की वीडियो में आपको विद एक्सपेरिमेंट मैं समझाऊंगा। काफ़ी मटेरियल तो मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं समझा सकूं और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो सके और आप शॉर्ट टाइम में बहुत बेहतरीन मटेरियल आपके पास एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में भी लिखना भी है तो समझने के साथ फिर आपको मटेरियल भी दस्तयाब हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात को साबित करने के लिए कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, इस बात को साबित करने के लिए सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट था जिसने 1928 या 1926 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। उसने क्या किया, इस बात को साबित करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था। याद रहे कि यह बुनियाद था, बुनियाद के बाद बाकी काम फिर आसान हो जाता है। यहां पर मैं इसको बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो है ना, इसने बेहतरीन काम किया था। उसने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था जिसको कहते हैं नमूनिया कोकस, यानी नमूनिया कास करने वाली राउंड शेप बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया के लिए उसने सिंबल इस्तेमाल किए थे कि दो किस्म की बैक्टीरिया है, एक इस टाइप बैक्टीरिया है और एक आर टाइप बैक्टीरिया है। इस टाइप बैक्टीरिया क्या है? ये वायरुलेंट बैक्टीरिया है। वायरुलेंट, डियर स्टूडेंट, उस बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि खतरनाक हो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी थे। अब इसका क्या मतलब है कि ये बैक्टीरिया खतरनाक के साथ साथ इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग भी मौजूद था, ठीक है ना। तो दूसरी किस्म क्या है? नॉन कैप्सुलेटेड और प्लस नॉन वायरुलेंट, जिसको आर टाइप बैक्टीरिया कहा जाता था। तो उसने सबसे पहले माइस को यानी चूहे पर अपने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में उसने क्या किया था कि ही इंजेक्टेड इस टाइप बैक्टीरिया इनटू माइस। तो रिजल्ट बिल्कुल उसके मुताबिक आ गया, क्योंकि इस टाइप तो वायरुलेंट था, चूहा मर गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर उसने आर टाइप बैक्टीरिया जो कि खतरनाक नहीं था, नॉन कैप्सुलेटेड था, ही इंजेक्टेड आर टाइप बैक्टीरिया इनटू माइस। रिजल्ट में क्या निकला? तो इसका रिजल्ट ये निकला कि चूहा बच गया, यानी डिड नॉट डाई। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया
कि इस टाइप बैक्टीरिया जो कि वायरुलेंट था, उसने इस मर्तबा उसको हीट के जरिए किल कर दिया। ठीक है ना, हीट किल्ड। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपके अल्फाज इस तरह होंगे, ही इंजेक्टेड हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया। तो जब माइस को इंजेक्ट किया तो फिर रिजल्ट में माइस बच गया। ये 3 एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ग्रिफ्ट के अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक आ गए। ठीक है ना, इसमें किसी किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई। अब चौथा एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। आप डियर स्टूडेंट खुद सोचे, इंतहाई इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। चौथे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, तो वो उसने क्या किया, आर टाइप, यहां पर आर टाइप उन्होंने लगाया था ना, इंजेक्ट किया था, बच गया था ना, हीट किल भी लगाया था, उससे भी बचा था। लेकिन इस मर्तबा दोनों को मिक्स किया, आर टाइप और हीट किल इस टाइप ही इंजेक्टेड इनटू माइस। अब इस दफा आप का जवाब क्या होगा? आपका जवाब डिफरेंटली ये होगा कि इस दफा चूहा नहीं मरेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में अलग अलग जब हमने इसको लगाया था तो चूहा बचा था, लेकिन इस मर्तबा चूहा मर गया है। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो फ्रेडरिक ने अपना एक्सपेरिमेंट यहां पर, अब फ्रेडरिक ने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उसको इस बात का पता नहीं चला कि किस वजह से चूहा मरा है। दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इसके बाद इस बात को हल करने के लिए एवरी एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा साइंटिस्ट आ गया जिसने एवरी एक्सपेरिमेंट, जिसको एवरी कहा जाता है, Oswald एवरी along with Quine McCold and Michaelian MC Coty, ये बहुत 3-4 साइंटिस्ट है। उसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रेडरिक ग्रिफ्ट के जो एक्सपेरिमेंट है, उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ठीक है ना, ये सारे रिपीट कर दिए। इसके बाद जो रिजल्ट चौथे एक्सपेरिमेंट में आ गया, इस मर्तबा उसने ये किया कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक एंजाइम इस्तेमाल किया, इस एंजाइम को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम डियर स्टूडेंट वो एंजाइम है जो बैक्टीरिया में डीएनए को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम है। तो उसने क्या किया कि आर टाइप और हीट किल इस टाइप में उसने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के जरिए डीएनए को उससे डिस्ट्रॉय किया। तब जब उसने चूहे को ये दोनों मवाद मिक्स करके आर टाइप और हीट किल इस टाइप विदाउट डीएनए, इस मर्तबा चूहा बचा। तो उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित की कि देखो, हेरेडिटी मटेरियल डीएनए है। ठीक है ना, वो बात जिसको फ्रेडरिक ग्रिफ्ट नहीं समझ रहे थे, हमने आपको मालूम किया कि हीट किल इस टाइप बैक्टीरिया से आर टाइप बैक्टीरिया में डीएनए ने कैरेक्टर ट्रांसफर किए थे, जिसकी वजह से आर टाइप नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बन गई। ठीक है ना, तो इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत धूम मचाई। ठीक है ना, अब इसके बाद हार्शी एंड कीज एक्सपेरिमेंट, जब ये बात पता चला, तकरीबन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई, तो हार्शी एंड कीज या कीज ये 2 और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसी बात को कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज वायरस इस्तेमाल किया। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया के अंदर रहता है। तो उसने क्या किया कि, और ये भी हमको पता है कि बैक्टीरियोफेज के 2 पार्ट है, एक प्रोटीन है और एक डीएनए है। दुनिया में डियर स्टूडेंट जितनी भी वायरसेस है, उनके अंदर ये 2 चीजें लाजमी होंगे। तो उसके मुताबिक एक प्रोटीन और एक डीएनए। प्रोटीन के अंदर सल्फर, ठीक है ना, और इस सल्फर को उसने रेडियो एक्टिव S35 के साथ क्या किया, लेबल किया। और डीएनए
के अंदर फास्फोरस मौजूद था, तो उसने इस फास्फोरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 के साथ लेबल किया। अब क्या किया कि इनको इकोलाई की कल्चर बैक्टीरिया में इन दोनों को इकट्ठा तौर पर ग्रोन किया गया। तो देखा गया जब इकोलाई ने अपने ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन में निकाले तो उसमें सारे वो बैक्टीरियोफेज मौजूद थे, बैक्टीरियोफेज वो मौजूद थे जिसमें लेबल विद 35 लेबल विद फास्फोरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसमें था सल्फर का नामो निशान भी न था। तो इस एक्सपेरिमेंट ने उसने इस तरीके से डिस्कवरी की। आपको मैं अभी इसका एक डायग्राम आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये डायग्राम आपके लिए बड़ा कारआमद होगा। तो क्या होगा, आप इस तरह करें कि ये दो साइड है, ठीक है ना। एक है पेज विथ प्रोटीन और सल्फर 35, ठीक है, और दूसरा है पेज विथ डीएनए फास्फोरस 32। ये था। अब जब इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इस पेज को इंजेक्ट किया गया, ठीक है ना, इस पेज को इंजेक्ट किया गया, याद रखें कि यहां पर सिर्फ प्रोटीन को इंजेक्ट किया गया। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें जो प्रोटीन, जो नेक्स्ट जनरेशन इकोलाई के मिले, उसमें हमें नो रेडियो एक्टिव इस 35 नहीं मिला। जबकि यहां पर फास्फोरस को जब हमने डीएनए को एंटर किया और इसमें फास्फोरस 32 था, ठीक है, तो क्या हुआ, ये कूल डीएनए था और ये हार्ड डीएनए था। क्लियर। अब जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग हमें मिले तो उसमें हमें क्या मिले, फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी मिले। तो इस एक्सपेरिमेंट से हार्शी एंड कीज एक्सपेरिमेंट ने, हार्शी एंड कीज ने यह साबित करने की कोशिश की है, बल्कि साबित कर दिया है कि डीएनए क्या है, हेरेडिटी मटेरियल है। तो डियर, ये 3 एक्सपेरिमेंट थे आपके कोर्स में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंतहाई आसान और मुख्तसर लगा होगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट है और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना ख्याल रखें, दुआओं में लाजमी तौर पर याद रखें। खुदा हाफिज़।